गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू फाइटर बेस 2.0। आज का हमारा चैप्टर है उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। तो चलो इस चैप्टर में चलते हैं हम। उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन, ये हमारा चैप्टर है। तो पहले हम इसमें एक टॉपिक देखेंगे, वो है उत्सर्जी पदार्थ। पहले कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ है वो समझेंगे, फिर उनको शरीर से कहाँ निकालना है, बाहर। इस प्रक्रिया को समझते हैं शरीर में क्या होता है। जैसे हम घर के अंदर सब्जियां लेकर आते हैं, सब्जी पकाते हैं, लेकिन कुछ क्या बच जाता है, कूड़ा कचरा बच जाता है, और उस कूड़े कचरे को हम डस्टबिन में डाल देते हैं, और उस डस्टबिन को कहाँ फेंकते हैं, बाहर। वही की वही प्रक्रिया कहाँ होने वाली है, हमारे शरीर में। हमारे शरीर में हम जो भी भोजन करते हैं उसका क्या होता है, उपापचय। और उपापचय के दौरान कुछ पदार्थ का क्या होता है, निर्माण, जो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक। और उन पदार्थों को आंशिक या पूर्णतः शरीर से कहाँ निष्कासन किया जाता है, बाहर। और वही ये चैप्टर का नाम है। तो अगर हम चलें इसमें, शरीर उपापचय द्वारा निम्न पदार्थ का निर्माण करता है। पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, CO2, H2O जल व आयन। आयन में हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट व फास्फेट। इन पदार्थों का आंशिक या पूर्णतः निष्कासन। हमारे शरीर में कौन सी घटना चल रही है, उस घटना का नाम है उपापचय प्रक्रिया। भोजन का क्या होता है, पाचन। और पाचित भोजन के बनने के साथ कुछ पदार्थों का क्या होता है, निर्माण। भोजन का पाचन तो हो जाता है, सब्जी तो बन जाती है, लेकिन कूड़ा कचरा बच जाता है। और वो कूड़ा कचरा यहाँ पर है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, CO2 जल। इधर कुछ आयन में देखें तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट व फास्फेट। ये सारे पदार्थ हमारे शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, और ये शरीर के लिए क्या है, हानिकारक। या तो जो लाभदायक है उनको आंशिक रूप से शरीर में रखना है, या फिर जो हानिकारक है उन्हें पूरी तरह पूर्णतः शरीर से कहाँ छोड़ देना, बाहर, निष्कासन करना आवश्यक है।
और यही ये चैप्टर है। इसमें 3 मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। 3 मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, उनका नाम है 3 मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। इन सारी लिस्ट जो दी गई है इसमें मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ हमारे साथ निकल के आए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है यूरिया, दूसरा है अमोनिया और तीसरा है यूरिक अम्ल। ये तीनों कैसे हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी में उपस्थित है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। और इन तीनों का पूर्णतः शरीर से क्या करना है? निष्कासन, आंशिक में नहीं, इन तीनों में तो क्या करना पड़ेगा? पूर्णतः शरीर से इनका क्या करना है? निष्कासन, इन तीनों पदार्थ का। और इन तीनों पदार्थ के आधार पर ही 3 प्रकार के क्या रखे गए हैं? जीव। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के जीव। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कितने प्रकार के जीव हैं? 3। सबसे पहला जो हम यहां नाम लिख रहे हैं अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक। ये 3 प्रकार के क्या हैं हमारे पास? जंतु जो उत्सर्ज्य पदार्थ के आधार पर रखे गए हैं। अब तीनों का अलग अलग हम क्या देखने वाले हैं? वर्गीकरण। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमोनोटेलिक से। पहला जीव लेंगे हम कौन सा? अमोनोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थ क्या है इनका? अमोनिया। अमोनोटेलिक जो जीव है इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? अमोनिया इनका क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। और अमोनिया की अगर हम बात करें तो सबसे विषैली यहां पर उत्सर्जी पदार्थ कौन है? अमोनिया। सबसे विषैली, सबसे विषैली कौन है? अमोनिया। और अमोनिया उत्सर्ग करने की प्रक्रिया कहलाती है अमोनियो सर्ग, अमोनोटेलिज्म अंग्रेजी में। अमोनिया उत्सर्ग करने की प्रक्रिया अमोनियोत्सर्ग या अमोनोटेलिज्म कहलाती है। और जो अमोनिया उत्सर्ग करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। अमोनिया सबसे क्या है? विषैली। और जब ये विषैली है तो इसका उत्सर्जन करने के लिए जल की मात्रा क्या चाहिए? अधिक। तो जल इसको अधिक चाहिए, इसलिए यहाँ के जो उदाहरण होंगे वो जलीय जीव होंगे, जैसे अस्थिल मछली,
अस्थिल मछली, जलीय उभयचर, व जलीय कीट। तीन यहां उदाहरण में लिए हमने। जब अमोनिया इतनी ज्यादा विषैली है तो इस विषैली अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए जल की मात्रा क्या चाहिए? अधिक। और इसलिए सारे उदाहरण जो लिए हैं ये जलीय जीव के हैं। अस्थिल मछली जल में रहती है, जलीय उभयचर कहाँ रहेंगे? जल के अंदर, उभयचर मतलब मेंढक। और जलीय कीट, ऐसे कीट जो कहाँ उपस्थित होंगे? जल में। और ये तीनों के तीनों क्या उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया, जो सबसे क्या है? विषैली। तो सबसे विषैली यहां पर क्या है? अमोनिया। तीन है यहां पर, अस्थिल मछली, जलीय उभयचर और जलीय कीट। ये तीनों क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। अब ये अमोनिया का उत्सर्जन करते कैसे हैं? तो अमोनिया जल में घुलनशील, जल में बहुत तेजी से घुलनशील है। कौन जल्दी घुलनशील कौन हो जाती है? अमोनिया। इसीलिए इसका उत्सर्जन शरीर सतह या गिल्स के द्वारा विसरण विधि से कहां छोड़ दिया जाता है? अमोनियम आयन के रूप में। कहां निकाल दिया जाता है? बाहर। तो ये मान लो यहां पर है हमारे पास मछली, ये है मछली, और ये इसका यहां पर है गिल्स। ये क्या बना रखे हैं? गिल्स। तो ये गिल्स से सीधा सीधा सीओ यहां पर अमोनियम आयन NH4 प्लस या अमोनियम आयन के रूप में ये कहां छोड़ देती है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल देती है। या तो गिल्स से, यह है गिल्स, या फिर शरीर की सतह से भी अमोनियम आयन कहां आ जाएगा? बाहर। तो अमोनियम आयन शरीर की सतह से विसरण द्वारा या फिर गिल्स के द्वारा विसरण प्रक्रिया से कहां आ जाता है? बाहर। तो सीधा इसको बाहर करने के लिए जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील है इसलिए सीधी सीधी कहां निकल जाती है? बाहर, विसरण विधि से। तो ये था, हमने अमोनोटेलिक जीव देखे। अब दूसरा वाला देख रहे हैं, यूरियोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। यूरियोटेलिक में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिया। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। और ये एक प्रकार का स्थलीय अनुकूलन है। और इसमें हो क्या रहा है? जल का संरक्षण। जल का क्या हो रहा है? संरक्षण। क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा ज्यादा चाहिए, और जीव कहाँ उपस्थित होना चाहिए? जल में। और यूरियोटेलिक जो है, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको इतना जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूरिया कम विषैली है किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। अब हमारे कौन कौन से उदाहरण जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। स्थलीय जीव होंगे। उदाहरण एक तो हमारा ही है, स्तनधारी। ये तो हमारी बात चल रही। स्तनधारी, स्थलीय उभयचर,
और समुद्री मछली। तीन उदाहरण है हमारे पास, स्तनधारी, स्थलीय उभयचर, वहां एक उभयचर गड़ा है, जलीय उभयचर अमोनिया और टेलिक में, और समुद्री मछली यहाँ आई है, और अस्थिल मछली बोनीफिशेस उधर गई है। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके हैं? यूरियोटेलिक के। किसके उदाहरण हैं? यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक के जो उदाहरण हमारे सामने आए हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर? वो उदाहरण पहला स्तनधारी, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछली। ये तीन उदाहरण हैं यूरियोटेलिक के। चलो, अब ये जो यूरिया है इसका निर्माण होता है एक चक्र द्वारा जिसको कहा जाता है ऑर्निथिन चक्र। ये देख लेते हैं। ऑर्निथिन चक्र में यकृत में होता क्या है? प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में, और ये अमीनो अम्ल बदल देता है अमोनिया प्लस CO2 को किस में बदल देता है? यूरिया में। और इस यूरिया को छोड़ा जाता है रक्त में, और रक्त फिर जाता है वृक्क के पास, और वृक्क इसका कर देता है निस्यंदन और छोड़ देता है इसको कहां? मूत्र में। इस चक्र को क्या कहा है? ऑर्निथिन चक्र। कहां चलेगा ये? मनुष्य के यकृत में प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल में। प्रोटीन बहुलक है जिसकी एकलक इकाई है अमीनो अम्ल। अमोनिया प्लस CO2 अमीनो अम्ल की सहायता से किस में बदलेंगे? यूरिया में। और इस यूरिया को रक्त में छोड़ दिया जाएगा लीवर के द्वारा। रक्त जाएगा वृक्क के पास, वृक्क इसका निस्यंदन करके इसको यूरिया को कहां छोड़ देगा? मूत्र में। और मूत्र हम शरीर से कहां निकाल देंगे? बाहर। इसे हम कहते हैं ऑर्निथिन चक्र। और यही जो अमोनिया है इनको ये यूरिया सृजन करने वाले जीवों को कहते हैं यूरियोटेलिक। ये तीसरा हमारा होगा यूरियोटेलिक, ये दूसरा यूरियोटेलिक। अब तीसरा जीव है हमारे पास, वो है यूरिकोटेलिक। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन स्थलीय अनुकूलन व जल का यहां भी हो रहा है संरक्षण। इसे गोली या पेस्ट के रूप में निष्कासन, और इसके उदाहरण है हमारे पास सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघा व कीट। चलो, यूरिकोटेलिक ऐसे जीव है, जंतु है जो क्या उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल। और सबसे कम विषैला कौन है? यूरिक अम्ल। सबसे अधिक विषैला अमोनिया, सबसे कम विषैला कौन है? यूरिक अम्ल। ये सबसे क्या है? कम विषैला। और स्थलीय अनुकूलन है, क्या है ये? स्थलीय अनुकूलन।
स्थलीय अनुकूलन है, जैसे हमने इससे पहले भी देखा, यूरियोटेलिक भी कैसा था, स्थलीय अनुकूलन, और ये भी कैसा है, स्थलीय अनुकूलन। जल का ये भी क्या कर रहा है, संरक्षण, और इसीलिए इसको सबसे कम जल की क्या है, आवश्यकता। यूरिया से भी सबसे कम जल की क्या है, आवश्यकता। इसे गोली या पेस्ट के रूप में जंतु अपने शरीर से कहाँ निकालता है, बाहर, क्योंकि इसको जल की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो गोली या पेस्ट के रूप में निकालेगा बाहर। उदाहरण हमारे पास कौन कौन से हैं, सरीसृप, रेप्टाइल्स, छिपकली, सांप, पक्षी जानते ही हम, स्थलीय घोंघा, स्नेल्स जो जमीन पर रहता है, पानी में भी है, जमीन वाले, और कीट। हमने कीट देखा था अमोनोटेलिक में, लेकिन वो कीट कैसे थे, जलीय कीट थे, ये स्थलीय कीट है। तो ये उदाहरण किसके हैं, यूरिकोटेलिक के। ये हमारे यूरिकोटेलिक के क्या हुए, उदाहरण। अब इसके बाद हम जो इन सबको समझेंगे किससे, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को टैली करेंगे, एनसीईआरटी से इसको समझेंगे आगे कि ये क्या क्या है। ये जो हमने पढ़ा ये पूरा एग्जैक्ट एनसीईआरटी में है कि नहीं है, कोई पॉइंट्स, कोई लाइन, कोई वर्ड्स छूटा तो नहीं एनसीईआरटी से, उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, टैली। एनसीईआरटी से इसको टैली करने जाते हैं। एनसीईआरटी में इसको बारे में क्या दिया है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यही तो हमारा चैप्टर था, उत्सर्जी पदार्थ या उत्पाद एवं उनका निष्कासन। सभी प्राणियों में क्या चलता है, उपापचयी प्रक्रिया द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल व अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का क्या होता है, संचय। ये निर्माण भी होते हैं और संचय भी होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है, और ऐसे हानिकारक पदार्थ का, जो ज्यादा हानिकारक है उनका पूर्णता, और जो कम हानिकारक है उनका आंशिक रूप से क्या होना चाहिए, निष्कासन शरीर से बाहर। इस अध्याय में आप इन पदार्थों के साथ विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्ट के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें क्या उपस्थित हो, नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। चलो अब देखते हैं इसमें आगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में मुख्य रूप से कौन है, अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल। ये तीन मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मैंने बताए थे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया सर्वाधिक अविटॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की क्या है, आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल सबसे कम विषाक्त है, जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जाता है। सर्वाधिक विषैला मैंने बताया अमोनिया, और सबसे कम विषैला जो है वो यूरिक अम्ल और यूरिया दोनों के बीच वाला है। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनोत्सर्ग, अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। अनेक अस्थिल मछलियां, बोनीफिशेस, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये सब किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का। अस्थिल मछली, जलीय उभयचर और जलीय कीट। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, जल में घुलनशील है अमोनिया सरलता से, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में अमोनिया को किस रूप में निष्कासित किया जाएगा, अमोनियम आयन के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम, गिलफड़े, गिल से सतह से विसरण द्वारा, प्रक्रिया कौन सी होगी, विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। सामान्य
विसरण मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ये तेजी से गति करते हुए चले जाएंगे। तो प्रक्रिया कौन सी होगी? विसरण। किससे होगा? क्लोम या शरीर की सतह से इन पदार्थों का निष्कासन होगा। किस रूप में? अमोनियम आयन। ये पढ़ चुके हैं सब हम। उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन जीवों के उत्सर्जन में वृक्क की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मछलियों में वृक्क आ गया है, किडनी है, लेकिन किडनी उत्सर्जन में कोई ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर रही है। ये ध्यान रखना है कि इनमें किडनी तो आ गई है, वृक्क तो आ गया, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा है। इन प्राणियों को अमोनियोत्सर्ग अमोनोटेलिक कहते हैं। जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा है? अमोनोटेलिक। ये सब बातें कर चुके हैं हम। अगला है स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम अविश नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी स्थलीय उभयचर समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसका उत्सर्जन करते हैं यूरिया का। स्तनधारी, स्थलीय उभयचर, जलीय उभयचर उधर अमोनोटेलिक में, और स्थलीय उभयचर इधर, और समुद्री मछलियां इधर, और अस्थिल मछलियां अमोनोटेलिक में। यूरिया उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक इन्हें कहा जाता है। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को, इन प्रक्रियाओं में अमोनिया जो निर्मित होती है उसे यकृत द्वारा, यकृत में उसे यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिससे वृक्क द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इसे हमने कहा था ऑर्निथिन चक्र। कहाँ चलेगा? यकृत में, जहां पर प्रोटीन को तोड़कर अमीनो अम्ल से अमोनिया की सहायता से क्या निर्मित किया जाएगा? यूरिया, और फिर इसे रक्त में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। वृक्क के पास जाएगा, वृक्क उसे फिल्ट्रेशन करके कहाँ छोड़ देगा? मूत्र में। चलो अगला। वृक्कों के आधाती मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। ये आगे पढ़ेंगे जब हम किडनी का फंक्शंस पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, कि परासरणता को नियमित करने के लिए, ऑस्मोसिस को मेंटेन करने के लिए वृक्क की आधात्री मैट्रिक्स में यूरिया की कुछ मात्रा क्या रह जाती, पूरा बाहर नहीं निष्कासित किया जाता है, ताकि क्या बरकरार रख सके? परासरणता। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघा, कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलियों या पेस्ट के रूप में होता है। ये सभी जीव क्या कहलाते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक। तीन प्रकार के जीव बताए थे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ये यूरिकोटेलिक है। सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघा, कीट में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होगा जल को बचाने के लिए, गोलियों या पेस्ट के रूप में। मतलब यहाँ पानी के रूप में नहीं आएगा मूत्र, गोलियां या पेस्ट के रूप में आएगा इन जीवों में। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, अधिकांश अकशेरुकियों में। अब इसको हम देखेंगे निम्न जीवों में उत्सर्जी अंग। ये हमारा अगला टॉपिक है, निम्न जीवों में उत्सर्जी अंग। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में चलेंगे। तो अगला हमारा जो अब टॉपिक है
वो निम्न जीवों में कशेरुकी अंग। उत्सर्जी अंग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक एक करके देखेंगे हम। स्पंज व सिलेंट्रेट। सामान्य सतह। प्रक्रिया है विसरण। निम्न जीवों में उत्सर्जी अंग देखें तो स्पंज और सिलेंट्रेटा। जैसे स्पंज में ल्यूकोसोरिनिया, साइकान ऐसे आते हैं, और सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसिलिया ऐसे जीव आते हैं। सामान्य सतह द्वारा इनमें क्या होगा, विसरण प्रक्रिया से उत्सर्जी पदार्थ कहाँ जाएगा, बाहर। क्योंकि इन जीवों में ये बहुकोशिकीय जीव है, इनमें अंग अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए इनमें उत्सर्जन सामान्य सतह से होगा। जैसा श्वसन हुआ था वैसे इनमें उत्सर्जन हो रहा है। चलो आगे देखें, अगले जीव है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेनेरिया, निमेटहेल्मिन्थिस, संघ रोटीफेरा, और सिफेलोकार्डेटा। उदाहरण इसका एम्फिऑक्सस। इनमें होता है प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा। जिन्हें कहा जाता है ज्वाला कोशिका, या रेनेट कोशिका। अब समझ लेते हैं, स्पंज व सिलेंट्रेट में इनके अंदर शरीर में कुछ भी उपस्थित नहीं है कोशिकाओं को छोड़कर, इसलिए सीधा सतह से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान। किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण द्वारा। लेकिन इन प्लेटीहेल्मिन्थिस का उदाहरण जैसे प्लेनेरिया है, निमेटहेल्मिन्थिस के उदाहरण कई सारे हैं यहाँ पर, राउंड वर्म जिनको कहा जाता है हमारे पास, वुचेरिया, ऐसे कई सारे उदाहरण है एस्केरिस जैसे। संघ रोटीफेरा की अगर हम बात करें तो रोटीफेरा संघ का उदाहरण ही रोटीफेरा, रोटीफर्स है, और सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। इन सभी में उत्सर्जी अंग क्या रहेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया, ज्वाला कोशिका या रेनेट कोशिका। ये इन जीवों के शरीर में इस तरह से होती है लगी हुई, इस तरह से इनके शरीर में लगी होती है, मटके के आकार की होती है, और इनके अंदर इस तरह से संरचनाएं पाई जाती जो धकेलने का काम करती है। सूक्ष्म सूक्ष्म सीलिया जैसे होते हैं जो उत्सर्ज पदार्थ को धकेलने का क्या करते हैं,
काम करते हैं। इस तरह से लगी होती हैं कोशिकाएं, जिन्हें ज्वाला कोशिका या प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। अभी सरल नलिकार संरचना है ये। कैसी संरचना है? सरल नलिकार संरचना। अभी वृक्क का निर्माण यहाँ नहीं हुआ है, वृक्क नहीं बने हैं, अभी सरल संरचनाएं इनमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा में नेफ्रीडिया, एनेलिडा संघ का उदाहरण है हमारे पास केंचुआ। संघ एनेलिडा का उदाहरण क्या है? केंचुआ। और केंचुआ में उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया वृक्क जैसे होते हैं, लेकिन अभी वृक्क ये निर्मित नहीं हुए हैं, वृक्क से पहले की अवस्था है नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन किस में होता है? केंचुए में। केंचुआ सभी ने देखा होगा, बारिश के दिनों में नजर आता है केंचुआ इसमें। अगला संघ है हमारे पास एनेलिडा के बाद में संघ आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम अगर बात करें तो यहां है कीट और क्रस्टेशियन। झींगा, केकड़ा। इसमें है मालपीघियन नलिका। और क्रस्टेशियन झींगा में जो है, क्रस्टेशियन झींगा में जो है, यहाँ पर कीट में मालपीघियन नलिका और क्रस्टेशियन झींगा में संगिका ग्रंथि या हरित ग्रंथि। चलो आर्थ्रोपोडा संघ की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ में हमने कीट को रखा है और सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। और कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होगी? मालपीजियन नलिका। ये मालपीजियन नलिका जो है, ये इस तरह की ट्यूब होती है जो सीधी सीधी खुलती है आहार नाल में। इनमें का उत्सर्जी अंग कीट का क्या होगा? मालपीजियन नलिका। क्रस्टेशियन झींगा जो पानी में रहते हैं, उनमें उत्सर्जी अंग क्या होगा? श्रृंगिका ग्रंथि और हरित ग्रंथियां। ये दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, श्रृंगिका ग्रंथि कुछ में और कुछ में क्या है? हरित ग्रंथि। तो संघ आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जी अंग हुए। अगला हमारा संघ है यहां से मोलास्का। और मोलास्का संघ का हमारे पास उदाहरण है घोंगा। स्नेल। और उत्सर्जी अंग है आर्गन ऑफ बोजेनस। यहां पर संघ मोलास्का में अगर हम बात करें तो घोंगा स्नेल है संघ मोलास्का का जीव। घोंगा या क्या है? स्नेल। और ये जो स्नेल है, शंख बजाया होगा आपने, और शंख वाले सब जीव मोलास्का के हैं। इनका उत्सर्जी अंग है आर्गन ऑफ बोजेनस। क्या नाम है इसका? आर्गन ऑफ बोजेनस मोलास्का संघ का उत्सर्जी अंग है। बस इतना याद रखना, बाकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इसकी कहां पर? ये जब हम संघ पढ़ेंगे मोलास्का, तब वर्गीकरण पढ़ेंगे तब। फिर अगला है हमारा संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आता है उदाहरण
तारा मछली, स्टारफिश, और अंग है हमारे पास ट्यूब फीट। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव समुद्री जीव होते हैं, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे स्टारफिश, और इनमें इस तरह से ट्यूब होते हैं, इस तरह से इनमें लगे होते हैं ट्यूब, और ये ट्यूब फीट से क्या करते हैं, उत्सर्जन और गति, लोकोमोशन। उत्सर्जन भी इनसे ही करेंगे और गति भी इन्हीं से करेंगे, ट्यूब फीट से। तो ट्यूब फीट्स इकाइनोडर्मेटा का क्या है, उत्सर्जी अंग भी, और लोकोमोशन भी, प्रचलन भी इन्हीं से करते हैं। आखिरी संघ, विकसित संघ हम जानते हैं कार्डेटा। संघ कौन सा है, कार्डेटा, जिसमें आते हैं मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी। और इन विकसित जीवों में अंग है वृक्क या किडनी। और इनका हम डिटेल स्टडी जो करेंगे वो इस चैप्टर में करना है। मनुष्य का हमको उत्सर्जी तंत्र देखना, उसमें वृक्क या किडनी की आंतरिक संरचना हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने उत्सर्जी अंग देखे हैं, निम्न जीवों से चलते हुए कहाँ आए हम, उच्च जीव संघ कार्डेटा तक, और सब में अलग अलग उत्सर्जी अंग है। अब इसको एक बार हम किससे, एनसीईआरटी से टेली करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आगे का अगला टॉपिक मानव उत्सर्जी तंत्र हम शुरू करेंगे। मानव उत्सर्जित तंत्र हम कल से अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।